हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में 2 और 3 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से मैं ये करंट अफेयर का जो सेशन को कंटिन्यू आया, इसलिए आज मैंने 2 और 3 जून मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ को आज के सेशन कवर अप कर दिया है। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू। उत्तराखंड गवर्नमेंट has announced to form 5-member drafting committee to implement the much debated यूनिफॉर्म सिविल कोड। हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? देखिए, जो उत्तराखंड सरकार है उसने जो बहुत ही ज्यादा चर्चित, आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। ठीक है, तो उसको हेड कौन करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। उसको हेड करेंगे अपनी रंजना देसाई। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, के बाद यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनोग्रेटेड नॉर्थ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट पेहर। यानी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक इनोग्रेट किया है भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। कहाँ पर ये किया है? जम्मू में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का इनोग्रेशन हुआ है जितेंद्र के द्वारा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया banknote survey of consumer findings has revealed that RS dash was the most preferred banknote। यानी रिजर्व बैंक ने एक भारत में क्या किया है, बैंक नोटों का एक सर्वे किया है, जिसमें ये पाया गया है कि जो एक 100 रुपए का नोट है वो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता नोट है, और 200 का लिस्ट प्रेफर्ड नोट है। ठीक है, 2000 का 100 का सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है और 2000 का सबसे कम प्रेफर्ड वाला नोट है, बैंक नोट है। यहाँ पर सबसे मतलब मोस्ट प्रेफर्ड पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर हम बात करें लिस्ट प्रेफर्ड की तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा 2000 का। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे चेयरपर्सन बनाया गया है लोकपाल का? ठीक है, लोकपाल के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रदीप कुमार मोहंती है। प्रदीप कुमार मोहंती को नए लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री ऑफ फिल्म मेकर सोनक सेन हैज बीन ऑनर्ड विद 2022 ली ऑयल डी और अवार्ड? देखिए, एक भारतीय फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है सोनक सेन। इनको एक सम्मान से नवाजा गया है और वो सम्मान है एल ऑयल डी और। तो ये किस फिल्म के लिए इनको मिला है, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए इसे मिला है? ये है ऑल दैट ब्रीथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑल दैट ब्रीथ। इसके लिए सोनक सेन को लॉयल डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद इन मई 2022 आईएनएस गोमती was decommissioned at which naval dockyard? देखिए, आईएनएस गोमती को मई 2022 में क्या है, डीकमीशनड किया गया है। ठीक है, तो ये कौन से नौसेना डॉकयार्ड में किया गया है? ठीक है, तो ये है अपना नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी रहेगा, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में इसको डीकमीशनड किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कहाँ कहाँ और कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 29 मई को। ठीक है, यहाँ पर 29 मई करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद द इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 ये खत्म हो चुका है। इसमें गुजरात टाइटंस टाइटंस ने विजय हासिल की है, एक तरीके को खिताब को जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। तो इस ट्रॉफी में उन्होंने किसको हराया है? ठीक है, डिफीटिंग इनॉग्रल चैंपियन यानी कौन सी टीम को हराया है? तो यहाँ पर जो गुजरात टाइटंस है इन्होंने रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ये आईपीएल 15 था, यानी आईपीएल का 15वां संस्करण था, और इसमें गुजरात टाइटंस ने विजय हासिल की। उसके बाद हु हैज
won the Women's T20 Challenge 2022 with a 4 रन विक्ट्री ओवर वेलोसिटी इन टाइटल क्लास। देखिए, टाइटल क्लास में वेलोसिटी ये एक टीम का नाम है, इन्हें 4 रन से जीत के साथ महिला T20 चैलेंज 2022 जीत लिया है। तो एक ये बताना है कि इन्होंने इसको मतलब कौन सी टीम ने ये जीता है और वेलोसिटी को हराकर, ठीक है। समझ रहे हो, वेलोसिटी हार गई है, वेलोसिटी कंपनी एक टीम का नाम है। तो कौन सी कंपनी ने जीता है, कंपनी बोल रहा हूं मैं बार बार, ये कौन सी टीम ने जीता है, ये जीता है सुपरनोवा टीम ने। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। सुपरनोवा टीम ने वेलोसिटी टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। उसके बाद who has topped the Fortune 500 list of highest paid CEO एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। देखिए, दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ अधिकारियों की लिस्ट जो है, जो कि फॉर्चून 500 के नाम से जानी जाती है, इसमें टॉप किया है एलोन मस्क ने। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है एलोन मस्क, ये स्पेस एक्स और टेस्ला के वो हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सीईओ की लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है एलोन मस्क के बाद। Which of the following country has been chosen as the country of focus in 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए, मुंबई में 17वां संस्करण मुंबई फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हो रहा है। तो इसमें फोकस कंट्री किसको रखा गया है, किसको माना गया है, तो फोकस कंट्री यहाँ पर है बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के 17वें संस्करण में फोकस कंट्री के रूप में किसे माना गया, तो ये फोकस कंट्री बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द कंट्री। देखिए, भारत में क्या है, एक सर्वे हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसमें ये अनुमानित है कि भारत में जो बिहार है, वहां पर जो सोने के लगभग 222.88 टन का क्या है सोना, यहाँ पर सोने के भंडार यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बिहार। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बिहार में भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूएन ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे, यानी 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर 2022 की थीम क्या थी। तो आपसे पूछा गया थीम क्या थी, तो थीम थी पीपल, पीस, प्रोग्रेस एंड द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ये इस डे की थीम थी, यूएन के इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2022 की ये थीम थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम को आप कवर करना, ठीक है, क्योंकि थीम आपसे पूछी जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, विच बैंक एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल हैव लॉन्च्ड एचपीसीएल को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस रुपए क्रेडिट कार्ड। देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस बैंक के साथ समझौता करके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। और किसके अंडर किया है, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर इस बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर। तो बीओबी के साथ यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद विच ऑफ द फिल्म हैज बीन ऑनर्ड विद द 2022 पाम डी और अवार्ड इन केन्स फिल्म फेस्टिवल 2022। 2022 के पामे डी और पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब चांसेस हैं इसके आने के आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे कि जो केन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 है, जिसमें दीपिका पादुकोण हमारे भारतीय एक महिला है, भारतीय महिला अभिनेत्री है, इनको भी एज ए जज नियुक्त किया गया था। वो यहाँ के केन्स फिल्म फेस्टिवल के जूरी में शामिल थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो फिल्म कौन सी फिल्म को यहाँ पर अवार्ड मिला है पाम डी और का, तो यहाँ पर मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, यहाँ पर अवार्ड मिला है। उसके बाद अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।
और अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। देखिए, संजीत नर्वेकर conferred with V. Santaram Lifetime Achievement Award at मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो संजीत नर्वेकर हैं, इनको अवार्ड मिला है वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो 17वां एडिशन यानी 17वां संस्करण हुआ है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, और इसमें जो पी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है श्री संजीत नर्वेकर को। ये ऑथर है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और ऑथर है श्री संजीत नर्वेकर। इनको मिला है अवार्ड डॉक्टर वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में। ठीक है, ये मुंबई फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? 17वां। तो आपके लिए ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करेंगे। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल पीयूष गोयल यहाँ पर क्या थे? इस इन्होंने प्रेजेंट किया है संजीत नर्वेकर को ये अवार्ड। इसमें 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस जो ये वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है विनर को। उसके बाद अगर हम बात करें आरजे उमर, इन्होंने रिसीव किया है इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? अवार्ड देता है जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड। तो ये किसको मिला है? ये कश्मीर के एक आरजे आरजे उमर, इनको ये सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें रेडियो जॉकी, अगर हम बात करें रेडियो जॉकी रेडियो जॉकी उमर निसार यानी आरजे उमर, ये साउथ कश्मीर से हैं। इनको ये अवार्ड मिला है द बेस्ट कंटेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा जो दिया गया अवार्ड है ये है बेस्ट कंटेंट अवार्ड। और इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बोलते हैं इसको। ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ के द्वारा दिया गया है। और ये एट द एनुअल रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड आयोजित हो रहे थे। इसमें यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ के द्वारा उमर निसार यानी आरजे उमर को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किस लिए, किस कैटेगरी में है? ये अवार्ड है बेस्ट कंटेंट कैटेगरी अवार्ड। बेस्ट कंटेंट कैटेगरी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे कि रेडियो फॉर चाइल्ड 2020 अवार्ड जो कि मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हो रहे थे, इस अवार्ड सेरेमनी में क्या है, यूनिसेफ के द्वारा आरजे उमर को अवार्ड दिया गया है। किस कैटेगरी में? बेस्ट कंटेंट अवार्ड की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इस अवार्ड को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये अवार्ड दिया गया है, ये मल्टी ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिक कंपोजर, एनवायरमेंटलिस्ट और यूनिसेफ सेलिब्रिटी रिकी केज के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, यानी किसके हाथों मिला है ये अवार्ड? उमर शेख को, सॉरी उमर निसार को ये मिला है रिकी केज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इंडिया विन फर्स्ट एवर मेडल एट आईबीएसए जूडो ग्रैंड प्रिक्स। आईबीएसए क्या है? और मतलब आईबीएसए जूडो ग्रैंड प्रिक्स ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंडिया को पहला मेडल मिला है। ठीक है, फर्स्ट एवर का मतलब है सबसे पहला। उसके बाद देखते हैं नूर सुल्तान में, कजाकिस्तान में। देखिए, जो आईबीएस से जो जूडो ग्रैंड प्रिक्स है, ये नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित हो रही थी। इसमें इंडिया ने अर्न किया है पहला, देश का पहला मेडल एट आईबीएसए जूडो ग्रैंड प्रिक्स। आईबीएसए जूडो ग्रैंड प्रिक्स क्या है? ये इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से एक जूडो चैंपियनशिप रखी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आईबीएसए की फुल फॉर्म, आईबीएसए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, तो जूडो ग्रैंड प्रिक्स में इंडिया ने अपना पहला एक मेडल जीता है जो कि नूर सुल्तान कजाकिस्तान में आयोजित हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन जुडोका कपिल परमार डिजर्व द हार्ट फेल्ट प्रेजिंग फॉर ब्रिंगिंग मेडल टू द कंट्री। देखिए, यहाँ पर किस खिलाड़ी को मिला है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो अवार्ड है आईबीएस से जूडो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये जुडोका कपिल परमार को मिला है। ठीक है, कपिल परमार को मिला है, यानी जो अंधे लोग हैं और
एक तरीके से ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन है, अंधे लोग हैं उनके लिए एक जूडो कंपटीशन रखा जाता है जिसे बोला जाता है आईबीएस जूडो ग्रैंड प्रिक्स। इसमें जो कपिल परमार जी हैं भारतीय खिलाड़ी, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आईबीएसए की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1981 में पेरिस फ्रांस में, और इसके प्रेसिडेंट अब है सैंड्रो डी गिरोलामो। ठीक है, गिरोलामो, सैंड्रो डी गिरोलामो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं रेड बुल के सर्जियो पेरेज। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये सर्जियो पेरेज, इन्होंने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत लिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। तो मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है, रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगर हम डिटेल में बात करें तो क्या है, जो रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर हैं सर्जियो परेज, एक मैक्सिकन है। देखो ये भी पूछा जा सकता है, आजकल क्या है पेपर को टफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो टफ बनाने में क्या पूछा जा सकता है कि सर्जियो परेज कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं या किस देश से हैं। तो ये है सर्जियो जो पेरेज हैं, ये मैक्सिकन है, मैक्सिको से हैं, और इन्होंने फॉर्मूला वन F1 ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2022 25 पॉइंट से जीत लिया है। अगर हम बात करें तो इस विक्ट्री के साथ सर्जियो पेरेज बन गए हैं फर्स्ट मैक्सिकन टू विन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। देखिए ये पहले मैक्सिकन है, ठीक है, जिन्होंने ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। पहले मैक्सिकन है, ठीक है, पहले मैक्सिकन है जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, सर्जियो पेरेज। अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पर रहे हैं कार्लोस सेंज जूनियर। कार्लोस सेंज जूनियर जो कि स्पेनिश है, ये 58 पॉइंट हासिल कर पाए और सेकंड नंबर पर रहे। थर्ड पोजीशन पर रहे, ये रहे बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स एमिलियन वर्स्टापेन। मैक्स एमिलियन वर्स्टापेन जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर है, थर्ड पोजीशन पर रहे मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 118वीं इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग, ये एक इंडस वाटर ट्रीटी, अंडर इंडस वाटर ट्रीटी टू बी हेल्ड इन दिल्ली। देखिए क्या है, जो 118वीं भारत पाकिस्तान द्वि एक तरीके से द्विपक्षीय जो मीटिंग है वो मतलब एक तरीके से होने जा रही है। ठीक है, कहाँ पर होगी ये देख लेते हैं। परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस विच इज हेल्ड अंडर ईयरली अंडर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। देखिए जो सिंधु पानी समझौता है, ठीक है, सिंधु वाटर इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में जो आयोजित हुई थी, उसके तहत हर साल क्या है एक परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, हर साल रखी जाती है। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हो चुकी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहती है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाली। ठीक है, तो एक परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस रखी जाती है हर साल और इसका आयोजन अब हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो रिसेंट समिट है ये न्यू दिल्ली में हुई है और ये मार्च 23-24 2021 को मतलब एक तरीके से फोकस रखा गया था। अगर मोस्ट रिसेंट है, अगर ये कह रहा है कि मोस्ट रिसेंट समिट जो है वो दिल्ली में हुई थी, कब हुई थी, 23-24 मार्च 2021 को। अब ये दोबारा होने जा रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई, इन्होंने लॉन्च किया है एक आयु ऐप को। आयु ऐप को कर्नाटका में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, वहां के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई ने लॉन्च किया है एक नया हेल्थ एंड वेलनेस ऐप जिसका नाम है आयु। ठीक है, ताकि एड्रेस किया जा सके और हेल्प किया जा सके क्रोनिक डिसीज में और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में। ठीक है, ये थ्रू योगा, योगा मतलब एक तरीके से योगा इम्प्लीमेंट करके ये क्रोनिक डिसीज का उपचार करने की सोच रहे हैं। तो इसलिए ये आयु ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटका में, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंदा योगा अनुसंधान और संस्थान एस व्यासा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, एस व्यासा क्या है। ये स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान, ये इन्होंने कोलैबोरेट किया है एक ऐप डेवलप करने के लिए, किसके साथ, ये ऐप किस किस टेक्नोलॉजी के साथ होगा, रिसेट टेक एंड एआई ड्रिवन इंटीग्रेटेड हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म होगा, जिसका एम होगा क्रोनिक डिसीज और लाइफस्टाइल कंडीशन योगा से सुधारना। ठीक है, एक तरीके से जो क्योर करना क्रोनिक डिसीज का और एक तरीके से लाइफस्टाइल कंडीशंस को बदलाव में लाना, ये क्या है, एक ऐप के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें योगा का एक अहम योगदान होगा, यानी योगा की हेल्प से
हम क्या कर सकते हैं, क्रोनिक डिसीज को या फिर लाइफस्टाइल कंडीशंस को जो कि हमारे एक तरीके से इलनेस का कारण बनती है, उनको सुधारना है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद योगानुसंधान ने इसमें क्या किया है, कोलैबोरेट किया है ताकि रिसेट टेक और एआई ड्रिवन इंटीग्रेटेड हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर विश्वराज बसवराज बोमई ने इस ऐप को आयु ऐप को लॉन्च किया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कर्नाटक के गवर्नर की, ये है थावर चंद गहलोत जी, और चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई, और इसका जो कैपिटल है कर्नाटका का वो बेंगलुरु है, आप जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं परम अनंत की, परम अनंत सुपर कंप्यूटर ये कमीशन्ड किया गया है आईआईटी गांधीनगर में, ठीक है। आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, एक तरीके से कमीशन किया गया है। अगर हम बात करें परम अनंत की, ये क्या है, इज ए स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर एट आईआईटी गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर में एक स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर है। ये डेडिकेटेड है नेशन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को, ठीक है। जो मतलब राष्ट्र में क्या है, भारत में क्या है, एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी एसएम के तहत ये परम अनंत एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें तो ये जो एनएसएम है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी माइटी का, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इसको कमीशन किया है, ठीक है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, टाटा मोटर्स ने क्या किया है, एक इंक मतलब एक पैक्ट को इंक किया है, साइन किया है, ताकि जो फोर्ड इंडिया प्लांट है गुजरात में, फोर्ड इंडिया का जो प्लांट है उस पर अधिग्रहण कर सके, ठीक है। यानी टाटा मोटर्स क्या है, फोर्ड इंडिया प्लांट को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदने जा रही है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी टीपीईएमएल, एक जो सब्सिडरी है टाटा मोटर्स, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक एमओयू पर साइन किया है, किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, ठीक है। दोनों ने मिलकर, टाटा मोटर्स की सब्सिडरी ने मिलकर और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर एमओयू साइन किया है, किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, ताकि जो एफआईपीएल सानंद व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उस पर अधिग्रहण किया जा सके, उसको खरीदा जा सके, ठीक है। तो टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये क्या रही है, ये क्या कर रही है, दोनों मिलकर जो एफआईपीएल्स है, सानंद व्हीकल मोटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये क्या है, इसको खरीदने जा रही है दोनों मिलकर। यानी यहाँ पर इसका जो एक तरीके से अधिग्रहण होगा वो फोर्ड और टाटा के द्वारा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर की, तो ये मुंबई में है। अगर टाटा मोटर्स के फाउंडर की बात करें तो ये क्या है, जे टाटा है, और जो फाउंड इसकी स्थापना हुई थी वो 1945 मुंबई में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड झारखंड को दिया है, ताकि किस लिए दिया है, क्योंकि झारखंड ने तंबाकू कंट्रोल किया है, ठीक है, इसके लिए एफर्ट किए हैं। तो तंबाकू कंट्रोल, तंबाकू पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झारखंड को पुरस्कृत किया है यानी अवार्ड दिया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की, इन्होंने झारखंड को चुना है फॉर वर्ल्ड नो तंबाकू डे, वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड के लिए 2022 में, ठीक है। 2022 के वर्ल्ड नो तंबाकू डे के लिए जो डब्ल्यूएचओ है उसने झारखंड को सिलेक्ट किया है, एक तरीके से नॉमिनेट किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, इस स्टेट के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है कि स्टेट ने, झारखंड ने बहुत ही अच्छे एफर्ट किए हैं ताकि जो तंबाकू है उस पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली में इसको अवार्ड मिलेगा, ठीक है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे पर, ठीक है, यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे पर ये अवार्ड दिया जाएगा नई दिल्ली में, और ये है वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2022, ठीक है, जो कुछ झारखंड को मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स ने इस वर्ल्ड नो तंबाकू डे को स्टार्ट किया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड नो तंबाकू डे को स्टार्ट किसने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स ने, ठीक है, 1987 में, ठीक है। उसके बाद गुजरात टू होस्ट द नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस,
नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस गुजरात में होगी, गुजरात इसको होस्ट करेगा। अगर हम बात करें गुजरात की, तो ये जो 2 डे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है, ये गुजरात होस्ट करने वाला है और इस मीटिंग को अटेंड किया जाएगा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, इसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को एक तरीके से अटेंड किया जाएगा और इनके साथ-साथ बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर होंगे और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, ठीक है? अगर हम बात करें तो इस जो कॉन्फ्रेंस का जो एम होगा वो होगा कंसंट्रेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या सुधार करने चाहिए, क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के लिए नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसको होस्ट करेगा गुजरात, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एनसीटीई लॉन्च ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एनसीटी ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? यानी एनसीटीई के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ताकि जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई इसने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती है, ठीक है? तो वहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें तो क्या है एप्लीकेशन फॉर रिसेंटली लॉन्च्ड 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी आईटीईपी एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड ऑन दिस पोर्टल। इस पोर्टल पर होगा क्या? इस पोर्टल पर होगा जो अभी हाल ही में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पॉलिसी शुरू की गई है, उसके जो एप्लीकेशंस है वो इसी पोर्टल पर लिए जाएंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है इस पोर्टल पर वो सारे एप्लीकेशन लिए जाएंगे जो कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत होंगे, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई भी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करानी पड़ेगी? इस पोर्टल यानी जो कि एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई जो एक पोर्टल है उसमें इसको क्या किया जाएगा? एक्सेप्ट किया जाएगा, उसमें सबमिट किया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना हुई थी 1995 में इंडिया में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरपर्सन है श्री संतोष सारंगी, ठीक है? संतोष सारंगी जो कि आईएएस ऑफिसर है, इसके चेयरपर्सन है। अगर हम बात करें नेशनल टीचर काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है? तो आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप इनको एक बार नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इनको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है? तो एनसीटीई के हेडक्वार्टर स्थापना और चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखना। उसके बाद इंडियन ओरिजिन एकेडमिक अपॉइंटेड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड मॉनेटरी पैनल। भारतीय मूल के अकादमिक बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक पैनल में नियुक्त हुए हैं। देखिए, जो लीडिंग यूके बेस्ड एकेडमिक है डॉक्टर स्वाति धिंगरा हैज बीन नेम्ड एज इंडियन ओरिजिन वुमेन टू अपॉइंटेड एज एक्शनल मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी के एक मेंबर के रूप में। कहां पर? बैंक ऑफ इंग्लैंड में। बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमेटी है जो है इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी, उसमें एक मेंबर के रूप में डॉक्टर स्वाति धिंगरा जो कि इंडियन मूल की है यानी इंडियन है, उसको चुना गया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर स्वाति धिंगरा को चुना गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक कमेटी जिसे बोला जाता है इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी, इसके मेंबर के रूप में इनको चुना गया है। धिंगरा जो है, जो डॉक्टर स्वाति धिंगरा है, ये रिप्लेस करेंगी करंट एक्शनल मेंबर माइकल साउंडर्स को। माइकल साउंडर्स को ये क्या है? रिप्लेस करेंगी। और हु हैज बीन ऑन एमपीसी सिंस 2016, अगस्त 2016 से ये इस पद पर थे, कहने का मतलब, ठीक है? अगर हम बात करें गवर्नर की, बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एंड्रू बैले है, ठीक है? एंड्रयू बैले क्या है? गवर्नर है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक कमेटी है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक कमेटी है इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी,
इस कमेटी के मेंबर कौन बनेंगी? अपनी भारतीय मूल की डॉक्टर स्वाति धिंगरा बनेंगी। उसके बाद फॉर्मर एसबीआई ऑफिसर नटराजन सुंदर ये क्या है ज्वाइन करेंगे NARCL एज ए MD एंड CO। यानी जो फॉर्मर एसबीआई ऑफिसर नटराजन सुंदर है ये क्या है एसबीआई के पूर्व अधिकारी नटराजन सुंदर ये MD और CO के रूप में NR NARCL को ज्वाइन करेंगे। इनके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है यहाँ पर देखिए 3 पिक हैं, एक ये क्या है हमारे नटराजन सुंदर है और ये भी है और ये भी है। ये 3 अपॉइंटमेंट है। एक ही साथ 3 अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है? और साथ ये 3 अपॉइंटमेंट एक साथ करने की वजह क्या है? क्योंकि एक ही जगह अपॉइंटमेंट है, ठीक है? अगर हम बात करें फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव नटराजन सुंदर इन्होंने ज्वाइन किया है नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। देखिए NARCL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑन 30 मई। 30 मई को जो फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव नटराजन सुंदर है इन्होंने NARCL नेशनल असिस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ज्वाइन किया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ठीक है, अगर हम बात करें तो NARCL ने यानी नेशनल असिस्ट असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर कर्णम शेखर को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो देखिए जो दूसरे यहाँ पर जो पर्सन थे ये वाले ये कर्णम शेखर है। ठीक है, कर्णम शेखर को अपॉइंट किया गया है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें तो शेखर जी जो हैं वो MD और CEO हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, जो कि 2000 जुलाई 2019 से 20 तक रहे हैं। ठीक है, ये पहले यानी फॉर्मर एक तरीके से आप बोल सकते हैं फॉर्मर MD और CEO थे किसके इंडियन ओवरसीज बैंक के। ठीक है, अब इनको अपॉइंट किया गया है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ NARCL। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऐसे ही इन लेडी की तो ये है मालविका। ठीक है, मालविका सिन्हा इनको अपॉइंट किया गया है NARCL के द्वारा यानी नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों अपॉइंटमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद PM ने अनाउंस किया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। देखिए जो 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा उसका जो थीम होगी वो अनाउंस हो चुकी है PM मोदी के द्वारा। ठीक है, 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम होगी वो अनाउंस हो चुकी है नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये रहेगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, डिटेल पढ़े तो क्या है योगा फॉर ह्यूमैनिटी हैज बीन चोजन एज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया अक्रॉस द ग्लोब 21 जून। यानी 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा पूरे विश्व भर में योगा डे। ठीक है, तो उसकी थीम जो है वो अनाउंस हो चुकी है, वो थीम रहेगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और ये थीम किसने अनाउंस की? ये की नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने इस थीम को अनाउंस किया है मन की बात ब्रॉडकास्टिंग एक तरीके से उसमें। ठीक है, जो एक ब्रॉडकास्टिंग एक तरीके से अब प्लेटफॉर्म है मन की बात। ठीक है, तो मन की बात में नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि जो साल की थीम रहेगी योगा डे के लिए 21 जून को वो रहेगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर हम बात करें तो इस साल का जो इवेंट है ठीक है योगा डे का वो मैसूर कर्नाटका में आयोजित होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर आयोजित हो रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो इवेंट है वो मैसूर कर्नाटका में आयोजित होगा। ठीक है, और योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये इसकी थीम रहेगी। अगर हम बात करें तो ये क्या है एक जो 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है इसमें बहुत सारे फर्स्ट होंगे। ठीक है, वन ऑफ देम एक प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है गार्जियन रिंग। गार्जियन रिंग एक प्रोग्राम है जो कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी इंटरनेशनल योगा डे 2022 के तहत लागू किया जाए। ठीक है, तो बहुत से 8th एडिशन में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। जो योगा डे है 8वां संस्करण है योगा डे का, तो इसमें इंटरनेशनल योगा डे का 8वें संस्करण में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है गार्जियन रिंग, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है 2,971 करोड़ की डील इसके साथ ताकि इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को बनाया डेवलप किया जा सके।
ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,971 करोड़ की डील साइन की है ताकि इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को डेवलप किया जाए। देखते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइंड किया है एक कॉन्ट्रैक्ट को ताकि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी बीडीएल ये सप्लाई कर सके और डेवलप कर सके अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR, MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड द नेवी। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? पहली बात तो ये, पहला पॉइंट तो ये रहेगा किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो ये हुआ है भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट साइन में क्या होगा, जो अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है वो डेवलप की जाएंगी। किसके लिए डेवलप की जाएंगी? ये की जाएंगी इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए, ठीक है। और जो ये डील थी वो थी 2,971 करोड़, ठीक है। तो आपके लिए बहुत यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ डील की है। ये की है भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। क्यों की है? ताकि अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की जा सके। और किसके लिए डेवलप की जा सके? इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए। कितने रुपए में डील की है? ये की है 2,971 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर हम बात करें, ये DRDO का एक अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि अस्त्र MK2 को डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज एंड मोर सोफिस्टिकेटेड अस्त्र MK2 इज अंडर डेवलपमेंट बाय DRDO, यानी DRDO MK2 लॉन्ग रेंज जो एक सोफिस्टिकेटेड एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है अस्त्र MK2 उसको डेवलप कर रहा है DRDO, आपको ध्यान रखना है। राजेश गेरा, इनको अपॉइंट किया गया है डीजी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डीजी डायरेक्टर जनरल, ठीक है। राजेश गेरा को एज ए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है किसके? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये एक सीनियर साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट राजेश गेरा। इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल के रूप में राजेश गेरा को अपॉइंट किया गया। ये क्या है? एक पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर इशू जारी हुआ जिसमें ये इनको ये अपॉइंटमेंट मिली है। अगर हम बात करें तो ये करंटली डिप्टी डायरेक्टर जनरल है NIC के, ठीक है। इनको प्रमोट किया गया, कहने का मतलब है इनको प्रमोशन मिली है। ये पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, अब ये डायरेक्टर जनरल होंगे NIC के, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मर वेस्ट इंडीज कीपर डरेन सामी, ड्रेन सामी इनको अवार्ड मिला है पाकिस्तान की तरफ से जो कि है सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड, ठीक है। सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर्मर वेस्ट इंडीज कीपर डरेन सामी को। अगर हम बात करें फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन डरेन सामी हैज बीन कन्फर्ड विद सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड फॉर सर्विस टू पाकिस्तान ड्यूरिंग ए सेरेमनी। एक सेरेमनी के दौरान जो डरेन सामी है, डरेन सामी को अवार्ड मिला सितारा ए पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ। अगर हम बात करें तो ये 38 वर्षीय एक ऑलराउंडर है और इनको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है फॉर इज रोल इन हेल्पिंग ब्रिंगिंग इंटरनेशनल क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लाने के लिए, क्रिकेट को लाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो ड्रेन सामी के द्वारा किए गए हैं, इसलिए उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सितारा ए पाकिस्तान ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पाकिस्तान के द्वारा दिया जाता है और ये पाकिस्तानी सिटीजनशिप मतलब एक ऑनररी सिटीजनशिप मिलती है पाकिस्तान की। अगर हम बात करें, ये दिया गया है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के द्वारा, आरिफ अलवी के द्वारा ये अवार्ड तरेन सामी को दिया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। उसके बाद तेलंगाना फॉर्मेशन डे ये ऑब्जर्व किया गया, कब ऑब्जर्व किया गया? 2 जून को, ठीक है। आपको ध्यान रखना है तेलंगाना की फॉर्मेशन 2 जून को हुई थी, तो इसका इंटरनेशनल एक तरीके से फॉर्मेशन डे मनाया गया है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, ये इंडिया का 28वां स्टेट है जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून को 2014 में। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है।
तो ये डेट 2 जून ऑफ 2014 तेलंगाना एक तरीके से बनाया गया था और इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो लोगों ने क्या किया, जितने भी 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लोगों ने इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया है। ठीक ठीक है, इस फॉर्मेशन डे को अच्छे से सेलिब्रेट किया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के गवर्नर की तो ये है विश्व भूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये है वाई एस जगमोहन रेड्डी। तो ये आपके लिए तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर कौन है, ये है विश्व विश्व भूषण हरिचंदन और वाई एस जगमोहन रेड्डी। उसके बाद यंग वोमन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू, इनको अवार्ड मिला है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। रश्मि साहू को ये अवार्ड मिला है और ये एक एंटरप्रेन्योर है। अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टर है रुचि फूड लाइन की, रुचि फूड लाइन की डायरेक्टर है, जो कि ईस्टर्न इंडिया का लीडिंग फूड ब्रांड है, ईस्टर्न इंडिया का लीडिंग फूड ब्रांड है और जो कि ओडिशा का नंबर 1 स्पाइस कंपनी भी है। ओडिशा की नंबर 1 स्पाइस कंपनी और ईस्टर्न इंडिया की लीडिंग फूड ब्रांड। रश्मि साहू इसके डायरेक्टर है, इनको ये अवार्ड मिला टाइम बिजनेस अवार्ड 2022। टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से रश्मि साहू को अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें तो ये अवार्ड बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें ये किस कैटेगरी में मिला है तो ये अवार्ड मिला है ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड के रूप में। एक तरीके से जो कैटेगरी थी, जो अवार्ड की कैटेगरी थी वो थी ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। उसके बाद सेंटर ने अपॉइंट किया है एस एल थाउजेंड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के जो नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे वो बनेंगे एस एल थाउजेंड। थाउजेंड ने क्या है ये पद संभाला है। ठीक है, अगर इनके बारे में डिटेल पढ़े तो क्या है, ये 1988 के बैच इंडियन पुलिस सर्विस है। एक तरीके से कहने का मतलब है इंडियन पुलिस सर्विस के 1988 के बैच से ये एक ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है। एस एल थाउजेंड इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में थाउजेंड एस एल थाउजेंड को अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें तो थाउजेंड मध्य प्रदेश कैडर आईपीएस ऑफिसर है, मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर है और ये क्या है सर्व कर रहे थे अभी तक स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बीएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी ये कार्यरत थे। अब ये बन गए डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें जो सशस्त्र सीमा बल है, ये फोर्स है जो गार्ड करती है कंट्री के बॉर्डर विद नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान बॉर्डर को जो गार्ड करती है वो सशस्त्र सीमा बल करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है वो गार्ड किया जाता है सशस्त्र सीमा बल के द्वारा और इसके डायरेक्टर जनरल अब बनेंगे एस एल थाउजेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के एक नेशनल पैंथर पार्टी चीफ हैं भीम सिंह, ये हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की एक नेशनल पार्टी है जिसका नाम है पैंथर पार्टी। ठीक है, और उसके चीफ जो थे भीम सिंह, ये इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, बीमारी के चलते ये है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से की मृत्यु भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई है। ये 80 साल के थे और ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के क्या थे, चीफ थे। के बाद India's economic growth expected to be 8.7% in the fiscal year 2022 for quarter year जीडीपी टू बी 4.1%। ये जो आंकड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 8.7% है और पहले क्वार्टर्स के लिए, ठीक है, 2022 के पहले क्वार्टर के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.1% रही, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की तो ये 4.1% रहने वाली है जनवरी से मार्च के महीने में। ठीक है, अगर हम बात करें पहले 4 क्वार्टर के बारे में बात, ठीक है, क्योंकि ये एक इसका रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ओमिक्रॉन वेव ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव सर्विसेज। जो मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव सर्विसेज है उन पर ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोविड-19 ओमिक्रॉन वायरस है, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और जो अब की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.1% रहने वाली है, जिसकी वजह से एक तरीके से कोविड की वजह से ये लो चल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस के द्वारा तरीके से दिया गया है और इसमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहने वाली है वो फुल फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए वो 8.7% रहने वाली है। तो एनएसओ का जो जीडीपी आंकड़ा है वो 8.7% है। ठीक है, पहले ये कितना था, कितना एक्सपेक्ट किया गया था, 8.9%, यानी जो अनुमानित था वो 8.9% था, लेकिन जो निकल कर आया वो 8.7% रहा है। किसके अकॉर्डिंग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा ये जो आंकड़ा है वो दिया गया है फरवरी में। ठीक है, अगर हम बात करें जो इकोनॉमी है वो श्रैंक कर गई है 6.9%। ठीक है, अगर 2020-21 की बात करें तो 2020-21 से अब 21-22 में जो इकोनॉमी है वो लगभग 6.6% श्रैंक कर गई है, कम हो गई है, घट गई है। अगर हम बात करें अमित शाह, इन्होंने एक स्थापना स्टोन रखा है फॉर एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर की एक खेल परिसर की आधारशिला रखी है अमित शाह ने। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में ओलंपिक लेवल एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स खोला गया है। किसके द्वारा खोला गया है, अमित शाह के द्वारा खोला गया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड और वेन्यू मतलब रखना चाहती है फॉर ऑल स्पोर्ट्स फॉर द ओलंपिक्स इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में ओलंपिक्स जो होंगे उनके लिए एक मतलब इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड और एक वेन्यू रखना चाहती है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक ही प्लान है कि उसके पास क्या हो, एक इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड और वेन्यू हो, ताकि सभी स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक के सभी स्पोर्ट्स के लिए हो, जो कि अहमदाबाद में होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो वेन्यू है ये कहाँ-कहाँ बनाए जाएंगे, ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारनपुरा नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और अदर 3 मेजर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जोड़कर ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड और वेन्यू बनाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है बहुत सारे इंटरनेशनल, एक तरीके से बहुत सारे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और स्टेडियम है गुजरात अहमदाबाद में, उन सभी को जोड़कर एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड और वेन्यू बनाया जाएगा, ताकि वहां पर सारे स्पोर्ट्स जो कि ओलंपिक्स में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनको खिलाया जा सके। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको हेल्ड कराया जा सके, ओलंपिक के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको हेल्ड कराया जा सके अहमदाबाद गुजरात में। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड और वेन्यू तैयार किया है, और ये किया है सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और बाकी तीन तीन और हैं छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जोड़कर ये बड़ा ग्राउंड तैयार किया गया। अगर हम बात करें अमित शाह की, अमित शाह यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन है, इन्होंने ये स्थापना रखी है। ठीक है, और ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन अहमदाबाद गुजरात में संडे को 29 मई को ये स्थापना दिवस मनाया गया, एक तरीके से ये स्थापना की गई, एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और ये कितनी कीमत में तैयार होगा, तो ये इंटरनेशनल लेवल का जो ग्राउंड और वेन्यू है ये तैयार होगा 632 करोड़ में, 632 करोड़ रुपए की लागत के बाद ये तैयार होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेंस हॉकी एशिया कप की, मेंस हॉकी एशिया कप की, तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जापान को हराकर। जापान को हराकर इंडिया ने जो ब्रॉन्ज मेडल है इंडियंस सॉरी मेंस हॉकी एशिया कप में वो जीत लिया है। मेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जापान को हराकर। डिटेल पढ़े तो इंडिया ने हरा दिया है जापान को, और ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी एशिया कप 2022 का जीत लिया है। और जो ये मेंस हॉकी एशिया की जो एशिया कप है, मेंस हॉकी का जो एशिया कप है वो आयोजित हो रहा था जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया जकार्ता में ये मेंस हॉकी एशिया कप 2022 आयोजित हो रहा था। इसमें इंडिया ने क्या है, जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का 10वां मेडल था। ठीक है, और 11th एडिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल मीट हेल्ड सो फोर, यानी जो इंडिया की तरफ से ये 10वां मेडल था, और 11वां क्या था, ये 11वां संस्करण था ये कॉन्टिनेंटल मीट का। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मीट का 11वां संस्करण था और 10वां मेडल था भारत की ओर। इंडिया चैंपियन रहा है 2003 में, 2007 में, 2017 में, और 5 ओकेजन पर ये रनर्स अप रहा है। ठीक है, रनर अप रहा है, यानी एक तरीके से बिल्कुल फाइनल में हारा है। कहाँ पर, 5 ओकेजन्स में, 5 अवसरों में ये फाइनल में हारा है, और चैंपियन रहा है 2003, 2007 में और 17 में। ठीक है, और
हैव वोन द ब्रोंज मेडल ट्वाइस, और 2 बार ब्रोंज मेडल जीता। अगर हम बात करें राजकुमार पाल की, ये क्या है, इन्होंने स्कोर किया है सोलिटरी गोल ऑफ द मैच। अगर हम सोलिटरी गोल ऑफ द मैच की बात करें तो ये राजकुमार पाल ने स्कोर किया है। अगर हम बात करें, एक और बात होता है, आपसे पूछा जाता है कि राजकुमार पाल किस खेल से संबंधित है, तो राजकुमार पाल हमारे हॉकी से संबंधित है। अगर हम बात करें इंडियन कैप्टन वरिंदर लाकरा, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो है वरिंदर लाकरा, ठीक है। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। तो ये न्यूज़ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आप इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद सीनियर आईपीएस जुल्फिकार हसन, सीनियर आईपीएस जुल्फिकार हसन बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस। इनके बारे में पढ़ें तो ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जुल्फिकार हसन। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल के रूप में ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएएस। तो बीसीएएस के फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन को अपॉइंट किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगर हम बात करें तो ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये नसीर कमल को रिप्लेस करेंगे। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 जनवरी में। 1978 की जनवरी में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, ये कंटिन्यू करेंगे एज ए यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर। 20 सालों के लिए, एक तरीके से 20वें साल के लिए भी सचिन तेंदुलकर ये कंटिन्यू करेंगे यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। यानी जो अभी यूनिसेफ का जो गुडविल एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर है, वो 20वें साल के लिए भी यही गुडविल एम्बेसडर रहेंगे। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, ये कंटिन्यू करेंगे यूनाइटेड नेशन चीफ चिल्ड्रंस फंड को गुडविल एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। यानी यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर 20वें साल के लिए भी क्या है, इस गुडविल एम्बेसडर की जो पद को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम बात करें तो 2013 में इन्होंने ही वाज अपॉइंटेड यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया, ठीक है। 2013 में जो सचिन तेंदुलकर है, इनको साउथ एशिया के लिए यूनिसेफ का एम्बेसडर घोषित किया गया था, अपॉइंट किया गया था। 2019 में इनको क्या है, एक ये गए थे 3 डे ट्रिप टू नेपाल, ताकि अवेयरनेस को रेज किया जा सके। किसके लिए, यूनिसेफ नेपाल से बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट कैंपेन। यूनिसेफ का देखो एक कैंपेन था, वो कौन सा था, नेपाल में एक यूनिसेफ का कैंपेन था, वो था बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट कैंपेन। बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट कैंपेन, नेपाल में एक कैंपेन था यूनिसेफ का, उसके लिए सचिन तेंदुलकर 3 दिन की ट्रिप पर गए थे 2019 में। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाल में जो यूनिसेफ का एक कैंपेन था उसका नाम बताओ, बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिसेफ की हेडक्वार्टर की, न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड स्टेट में है। अगर हम हेड की बात करें, यूनिसेफ के हेड ये कैथरीन एम रसल है, और प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन है, टोर हैथरम है। टोर हैथरम है, और इसके जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ स्थापना होती है। प्रेसिडेंट है टोर हैथरम और हेड है कैथरीन एम रसल, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूएस फ्रंटियर ओवरटेक जापान से फुकागुज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। देखिए यूएस का जो फ्रंटियर कंप्यूटर है, यूएस का जो फ्रंटियर है, उसने पछाड़ दिया जापान का फुकागु, जापान के फुकागु कंपनी का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। यानी जो यूएस का फ्रंटियर कंप्यूटर है वो वर्ल्ड का सबसे फास्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर रहेगा, और इसने पछाड़ दिया जापान के फुकागु सुपर कंप्यूटर को। अगर हम बात करें तो एक 59th एडिशन ऑफ टॉप 5500 सॉरी टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, अगर एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें क्या है, और ये लिस्ट कौन सी है, 59th लिस्ट है, 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ये जारी हो चुकी है, और ये जारी की है जर्मनी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है, जो कि टॉप 500 की लिस्ट है, जिसका 59वां 59th एडिशन अभी एक तरीके से अनवील हुआ है,
तो ये जर्मनी ने क्या किया है, अनवील किया है। और इसमें जो फ्रंटियर कंप्यूटर है यूएस का, उसने क्या कर दिया है, जापान के सुपर कंप्यूटर फुकागु को हरा दिया, पछाड़ दिया है। और ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर फ्रॉम यूएस, ठीक है, फ्रंटियर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद जो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन की एक तरीके से इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया, भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया, ठीक है। का उद्घाटन किया है 59वें महाधिवेशन, किसके महाधिवेशन, ये भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के उद्घाटन मतलब एक तरीके से महाधिवेशन का उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, एक बार ढंग से पढ़ना है। के बाद अगर हम डिटेल पढ़ें तो श्री रामनाथ कोविंद जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनोग्रेट किया है 59th महाधिवेशन। महाधिवेशन किसका, 59th अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन का 59th महाधिवेशन को की जो उद्घाटन किया है वो रामनाथ कोविंद ने किया। और ये उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। तो आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59th महाधिवेशन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ उज्जैन मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अगर हम बात करें आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, आयुर्वेद मतलब साइंस ऑफ लाइफ, जो कि संस्कृत में है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव इसने हासिल किया है, किसके द्वारा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ना बनाई होती तो इतना गहरा असर हम लोगों पर नहीं छोड़ पाते। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने के बाद क्या है, इस पहल को एक तरीके से बहुत गहरा प्रभाव मिला है, एक तरीके बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारी न्यूज़ अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी